जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो से हम हिंदी प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। जिन लड़के लड़कियों ने विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करने का सपना पाल रखा है तो ये प्रैक्टिस सेट भैया उन्हीं के लिए रहने वाला है। ये यूपी पुलिस की गाड़ी है भैया, लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। इसलिए परेशान मत होना, ऐसी गाड़ी में घूमने को मिलेगा, ठीक है, और लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। अगर आप अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ जाएं, हमारे परिवार के साथ जुड़ जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं, समय न गंवाते हुए। समय बहुत कीमती है क्योंकि आप जानते हो हिंदी अहम रोल निभाती है आपकी परीक्षा में नंबर लाने में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1 आपका दिया गया है, अये मदन यहाँ आओ। ये बेटा क्या है, एक वाक्य है और इस वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। कारक क्या होते हैं बेटा? बेटा कारक जो होता है ना, आपका जो कर्ता होता है, क्या होता है, कर्ता होता है, कर्म होता है, और जो क्रिया होती है, कर्ता कर्म क्रिया में संबंध बनाने का काम करता है, उनको जोड़ने का काम करता है, वो बेटा आपका कारक होता है। ये तो रही परिभाषा की बात, ठीक है। अब कारक कौन सा है? यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है अये मदन, मतलब यहाँ पर एक्चुअली क्या किया गया है बेटा, यहाँ पर एक्चुअली में आपका संबोधन किया गया है। क्या किया गया है? संबोधन किया गया है। तो संबोधन किया गया तो संबोधन कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पर संबोधन किया गया इसलिए यहाँ पर बेटा क्या है, संबोधन कारक है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये आ गया, ठीक है, इधर से ले लेते हैं, ये रहा। अगला प्रश्न है बेटा कि मक्खन का तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द बेटा वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है। किसके शब्द होते हैं बेटा? संस्कृत के शब्द होते हैं और इनका ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होता है, मतलब कोई परिवर्तन के बिना, ठीक है, ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होता है। मतलब जिन शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होता है और वो शब्द कहाँ के होते हैं, वो बेटा आपके संस्कृत के होते हैं, तो वो आपके जो है तत्सम शब्द होते हैं। और इन्हीं संस्कृत शब्दों का बेटा जो बिगड़ा रूप होता है, बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है, बिगड़ा रूप, मतलब आपके जो संस्कृत शब्दों का जो बदला हुआ रूप है, उनका जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उन्हें बेटा हम तद्भव के नाम से जानते हैं, ठीक है, उन्हें हम तद्भव शब्द के नाम से जानते हैं। तो ये तो रही परिभाषा की बात। बेटा यहाँ पर कह रहा है मक्खन का तत्सम शब्द बताना। इसका मतलब यहाँ पर जो मक्खन है ना, ये तद्भव अवस्था में है, ठीक है, तद्भव शब्द है जो आपका यहाँ पर मक्खन दिया गया है, तत्सम शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर है मृक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? मृक्षण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माखन मत करिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? मृक्षण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 2 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न बेटा, नाक का बाल होना। आप समझ सकते हो नाक में बाल होते हैं और कोई पकड़ के खींच ले तो पूरे कर्म हो जाते हैं। तो इस मुहावरे का एक्चुअली में सही अर्थ क्या है? दरिया दिल होना ना, इसका कोई संबंध नहीं है। कंजूस होना, ये भी ठीक ठाक है नहीं। नाक क्या कह रहा है, नाक की कोई बीमारी का कारण होना, इससे भी लेना देना नहीं है। अकारण प्रिय होना, मतलब हम चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी प्रिय है क्योंकि भैया दर्द होता है, ठीक है। तो अगर मैं तोड़ के बता रहा हूँ, वैसे तो अर्थ दूसरे निकला करते हैं जो कि यहाँ पे दिए होते हैं, उसके तोड़ने पे अर्थ नहीं निकलते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है, अकारण प्रिय होना, मतलब कोई विशेष कारण नहीं है लेकिन फिर भी प्रिय होना। रखना पड़ेगा भैया, दर्द बहुत होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नाक का बाल होना जो मुहावरे का सही अर्थ है वो अकारण प्रिय होना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बेटा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बेटा भारत का शेक्सपियर एक्चुअली में आपके कालिदास को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कालिदास को बेटा भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कामायनी, आंसू, झरना लहर बहुत बेटा परीक्षा में आपकी पूछी जाती हैं। महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं चलचित्र है ना, बहुत पूछी जाती हैं। अब महादेवी वर्मा को बेटा आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को बोला जाता है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर यहाँ पर बेटा क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। इसे मत समझ लेना, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। ओके चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न ये आया आपके सामने। प्रश्न है बेटा 5वें नंबर का
और प्रश्न दिया गया है कि काफी में कौन सा विशेषण है। काफी वो वाली नहीं है जो पीते हो आप लोग, ठीक है, काफी वो वाली नहीं है जो आप लोग पीते हो। कह रहा है काफी में एक्चुअली विशेषण कौन सा है। अनिश्चित संख्यावाचक। देखो यहाँ पर भैया संख्या, काफी संख्या तो नहीं बताता, तो इसलिए संख्या की बात आ जाएगी तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाएगा। निश्चित परिमाणवाचक, हाँ यहाँ पर रुकना पड़ेगा। निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक में ये भी नहीं रहेगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए भी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा, क्योंकि संख्या के बारे में तो नहीं है, परिमाण जरूर बताता है, ठीक है। अब काफ़ी, मैंने काफ़ी चाय पी ली, मैंने काफ़ी खाना खा लिया, मैंने काफ़ी पढ़ाई कर ली, कोई लिमिट नहीं दी गई है। निश्चितता का बोध तो नहीं हो रहा, मतलब अनिश्चित है लेकिन परिमाणवाचक है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक जहाँ पर आपका ऑप्शन होगा वही राइट हो जाएगा। तो निश्चित यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बेटा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी समझ गए, आपका परिमाणवाचक है, लेकिन परिमाणवाचक में भी कैसा है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है, ठीक है। अगला प्रश्न बेटा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? वैशाली में हुआ था, पावापुरी में, कुशीनगर में, या फिर गया में, ठीक है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक्चुअली में इसका जो राइट आंसर है बेटा, वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। अगला प्रश्न बेटा आपके सामने दिया गया है कि लड़का दौड़ लगाता है। क्या लिखा हुआ है बेटा? लड़का दौड़ लगाता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? मतलब ये जो लड़का दिया गया है ना, एक्चुअली में कौन सी संज्ञा है यहाँ पर, ये आपसे बात कर रहा है कि यहाँ पर लड़का कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो लड़का क्या समूह के बारे में बताता है आप सभी को, ठीक है। तो समूह के बारे में तो भैया नहीं बताता है। भीड़ वगैरह आपके समूह में आती है, टीम वगैरह आपके समूह में आती है, तो ये तो समूह वाला है नहीं, पहला वाला कट हो गया ऑप्शन, ठीक है। दूसरा देखो, जातिवाचक। हाँ, लड़का आपके जाति को प्रदर्शित करता है, तो लड़का किसको प्रदर्शित करता है? एक जाति को प्रदर्शित करता है। लड़की एक जाति है, लड़का एक जाति है, ठीक है। तो जाति को प्रदर्शित करता है, इसलिए जातिवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बेटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लड़का जो यहाँ पर दिया गया है आपके वाक्य में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक में क्या होता है बेटा? भाव की प्रधानता होती है। भाववाचक संज्ञा में भाव की प्रधानता होती है, ठीक है। और व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जाता है। राम, श्याम, मोहन, सुरेश, दिनेश, मेरा नाम, आपका नाम, ठीक है। ये सब बेटा व्यक्तिवाचक में आएंगे। तो राइट आंसर कौन सा है? लड़का यहाँ पर बेटा आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, मतलब एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी पर भी वही देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए उचित शब्द का चुनाव करना है कि एक्चुअली में उचित शब्द कौन होगा जो आपके सामने दिया गया है। क्या उसे हम तथागत के नाम से संबोधित करेंगे, ठीक है। तो तथागत तो नहीं होता है, पहली बात, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका कट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है बेटा अभ्यागत। अभ्यागत भी नहीं होता है, लेकिन आपका जो अन्वयागत होता है, जो लगातार आपके क्रम से चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला जो होता है उसे अन्वयागत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेटा शानदार प्रश्नों की ये श्रृंखला है और आपकी परीक्षा में आपको अच्छा खासा स्कोर दिला सकती है, इसलिए स्किप करके मत जाइएगा। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जिनकी रचनाएं बेटा पद्मावट भी है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, बहुत परीक्षा में पूछी जाती है। किस भाषा में अधिकतर रचनाएं की गई है? मतलब कह रहा है कि मलिक मोहम्मद साहब ने सबसे ज़्यादा रचनाएं किस भाषा में की है? तो भोजपुरी में इन्होंने किया नहीं है, ठीक है। खड़ी बोली का प्रयोग कम किया है, ब्रज भाषा का भी नहीं किया। अवधी इज़ द राइट आंसर। अवधी में इनके द्वारा बहुत रचनाएं की गई हैं और पद्मावत मोस्टली आपसे परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है। तो अवधी भाषा इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 9 का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उच्चारण का संधि विच्छेद करना है। मतलब ये उच्चारण जो दिया गया है इसका संधि विच्छेद करना है। इसका संधि विच्छेद मैं कर देता हूँ, बाकी अकॉर्डिंग तो ऑप्शन आप लोग मिला लीजिएगा। उच्चारण का हो जाएगा उत्धन चारण। क्या हो जाएगा बेटा? उत्धन चारण।
अब क्या होता है ना कि जब कभी भी व्यंजन के बाद में कोई स्वर या व्यंजन आता है वहां पर आपकी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, संधियां आपकी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, हिंदी के प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो उत क्या है यहाँ पर, ये बेटा आपका व्यंजन है। व्यंजन के बाद में कोई स्वर या व्यंजन आता है, उसके बाद विकार या परिवर्तन होता है, वहाँ पर आपको बेटा व्यंजन संधि देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है ना, उच्चारण, ये किस संधि का उदाहरण है, तो बेटा व्यंजन संधि का उदाहरण है। पहले तो मामला ये क्लियर हो गया। अब आंसर कौन सा सही है, तो उतधनचारण है। ऑप्शन आप देख लो, जहां मिल जाए वही वाला सही है। ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी सब के सब ऑप्शन आपके गलत हैं, सही नहीं हैं। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य का पर्यायवाची बताना है। सूर्य, भानु भास्कर जानते हो ना बेटा, सूर्य का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। अब क्या है ना, एक्चुअली भानु भास्कर ये जमाना चले गए हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी होशियार हो गया है, जानता, रट्टा मार के बैठ गए हो, थोड़ा सा यूनिक लेकर के आता है। तो सूर्य का ताप देने का काम तो करता है, लेकिन ताप नहीं होता है। ठीक है, मार्तंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है बेटा। सूर्य को मार्तंड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। प्रकाश तो देता है लेकिन पर्यायवाची नहीं है, तेवर मत दिखाओ, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा। सूर्य का जो पर्यायवाची है वो मार्तंड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है। मतलब ऐसा छंद जिसमें पहला, जिससे शुरुआत होगी उसी से अंत भी होता है। ठीक है, समझ रहे हो, जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द से अंत भी होता है, वो एक छंद होता है और उसका नाम बेटा कुंडलिया होता है। अरे इसके तो ऑप्शन भाई उल्टा हो गए हैं। ठीक है, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है, तो इसका राइट आंसर होता है बेटा कुंडलिया। चलिए मैं बता देता हूँ, कुंडलिया इज द राइट आंसर। ठीक है, जिस शब्द से कुंडलिया आपकी शुरू होती है उसी से समाप्त होती है। ऑप्शन इसके गलत हो गए हैं, इसलिए इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं, आप रख लीजिएगा कुंडलिया है। बाकी आप ऑप्शन कहो तो मैं बना दूंगा यहाँ पर। मान लीजिए मैंने पहले ऑप्शन को ले लिया बेटा, कुंडलिया हो गया। ठीक है, दूसरे को मैंने बोल दिया भैया ये दोहा है, तीसरे को मैंने भैया बोल दिया ये आपका क्या है, सोरठा है। ठीक है, तो ये कुंडलिया हो गया, दोहा हो गया, सोरठा हो गया, और दूसरे को आप बरवे ले लो, मैं कुछ भी ले लो यार, बरवे ले लो। 4 ऑप्शन हो गए। राइट आंसर क्या है, कुंडलिया इज द राइट आंसर। जिस शब्द से शुरू होता है उसी से अंत भी होता है, वहां पर आपका कौन सा छंद होता है बेटा, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, कुंडलिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन इसके गलत है, मैंने चेंज कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब अपने टारगेट के लिए ना हर दशा में हम तैयार होंगे, और प्रश्न कैसा भी आएगा उड़ा करके ही आएंगे। ठीक है, प्रश्न बेटा, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। अलमारी, अलमारी। ठीक है बेटा, ये जो अलमारी है ना, ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। राइट आंसर क्या है, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। राइट आंसर क्या है बेटा, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, वह आए तो मैं जाऊं। मतलब कह रहा है अगर वह आ जाए तो मैं चला जाऊं। ये आपके सामने एक वाक्य दिया गया है, वह आए तो मैं जाऊं। अरे मान लो ड्यूटी कर रहे हो आप, ठीक है, एक बंदा आएगा आपकी जगह में, तभी तो आप वहाँ से जाओगे। तो वह आए तो मैं जाऊं, तो यहाँ पे कह रहा है कि इस वाक्य में किस काल का प्रयोग किया गया। मतलब वह आए तो मैं जाऊं, तो यहाँ पर परिस्थिति एक्चुअली ये हो रही है बेटा, ध्यान से देखना इस वाक्य को। यहाँ पर क्या है, भविष्य काल की बात कर रहा है, वो जब आएगा उसके बाद मैं जाऊंगा, तो भविष्य में चले गए। तो अब क्या है, भविष्य में चले गए तो भूतकाल की बात तो यहाँ पर आपकी खत्म हो गई। अब भविष्य के भैया 3 बचे हैं, ए बचा है, सी बचा है और डी बचा है। संभावना है यहाँ पर, लेकिन थोड़ी थोड़ी संभावना तो लग रही है, लेकिन सामान्य तो नहीं है, इसलिए सामान्य भी आपका कट हो गया। अब क्या है, हेतु हेतु मद भी दिया गया है और संभाव्य भी दिया गया है, लेकिन अवस्थाएं इसमें हेतु हेतु मद वाली ज़्यादा हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। वह आए तो मैं जाऊँ, इस वाक्य में किस काल का प्रयोग किया गया है, तो बेटा हेतु हेतु मद भविष्य काल का प्रयोग किया गया है। सो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट है। मैं धीरे चलूँगा लेकिन मजबूती देते हुए चलूँगा, आधार बनाते हुए चलूँगा, जिससे कि मेरे बच्चे निराधार ना हो। परीक्षा में अगर प्रश्न आएगा
तो अगर सेम प्रश्न नहीं मिलेगा ना तो कहीं ना कहीं वो पकड़ लेंगे कि इस तरीके का प्रश्न हमने समझा था और इसका आंसर कुछ इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि कंपटीशन में एक एक नंबर का भैया खेल होता है, कोई पास होता है तो कोई फेल होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखें। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन में है। बेटा आपके वचन दो प्रकार के हिंदी में होते हैं, एक आपका एक वचन होता है, एक आपका बहुवचन होता है। एक वचन एक के बारे में बताता है, बहुवचन एक से अधिक के बारे में बताता है, तो बहुवचन कह रहा है। पुस्तक यहाँ पर दिया गया एक वचन है, पुस्तकें हो जाएगा, इसलिए ये तो भैया एक वचन में ऑप्शन नंबर 1 हो गया। केला का केले होता है, इसलिए ये भी नहीं है। आदमी का आदमी होता नहीं है, मतलब कह रहा है कि प्राण जो होता है ना ये बेटा हमेशा बहुवचन में होता है। 15 का बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्राण पखेरु उड़ गया कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण निकल गए, प्राण त्याग दिए। बहुवचन में होता है, हमेशा बहुवचन में होता है। प्रयोग भी इसका बहुवचन में होता है, ठीक है। जैसे कि आंसू, ये भी आपके बहुवचन में होता है, ठीक है। हस्ताक्षर भी आपका बहुवचन में ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, राइट आंसर है। चलिए, जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं मैं सबको इंक्लूड कर दूंगा। मेरे साथ जुड़ने वाले बच्चे बंदे और बंदी नुकसान में नहीं रहेंगे, मैं जानता हूँ। बहिर्मुखी शब्द दिया गया है और इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग बेटा क्या होता है, कोई मान लीजिए शब्द दिया गया है, ठीक है, उस शब्द में जो धातु है ना, मूल धातु, उससे पहले जो कुछ भी लगा होगा, शब्द के जो पहले लगा होता है वो क्या होता है, वो बेटा उपसर्ग होता है, ठीक है। शब्द के जो पहले होता है उपसर्ग होता है और शब्द के जो बाद में होता है ना वो बेटा आपका प्रत्यय होता है। वो क्या होता है बेटा, बाद वाला जो होता है ना वो प्रत्यय होता है। मतलब जो शब्द के पहले होता है उपसर्ग होता है और जो बाद में होता है वो बेटा प्रत्यय होता है। तो पहले का मामला पूछ रहा है, बहिर्मुखी को जब हम तोड़ेंगे तो बहिर्धन मुखी में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा बेटा, बहिर्धन मुखी में टूटेगा। और वैसे भी अगर तोड़ोगे इसको भी तो मुख आ जाएगा और इसके बाद इसमें बड़ी ई भी आएगी, तो प्रत्यय भी नजर आ जाएगा आपको बाद में। लेकिन हमें एक्चुअली उपसर्ग से लेना देना है ना। तो मुख के पहले क्या लगाया है, बहिर लगाया है, और मुख के बाद में प्रत्यय कौन सा लगाया, बड़ी ई लगाया। देखो जितना तोड़ पाऊंगा मैं तोड़ दूंगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, बहिर, हलंत रहेगा, बहिर्मुखी। ओके, तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपका 16 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला शानदार प्रश्न आपकी प्रतीक्षा में है, ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर का, अच्छा 17 नंबर वाला है, ओके। 17 नंबर वाला प्रश्न है कि गौरव गाथा दोनों शब्दों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बेटा ये जो चिन्ह लगा हुआ है ना, ये जो चिन्ह इस तरीके से लगा है, एक्चुअली ये कौन सा चिन्ह है वो आपसे कह रहा है। क्या ये अवतरण चिन्ह है, आपसे प्रश्न कर रहा है कि क्या ये अवतरण चिन्ह है। तो बेटा अवतरण चिन्ह तो ये है नहीं। हंसपाद चिन्ह है, जब आप गलती कर देते हो ऐसे लगा के उसमें लिख देते हो, जैसे लिखते हो ना राम, फिर लिखते हो श्याम, फिर बोले अरे गलती हो गई भैया और लगाना चाहिए बीच में, ये बेटा हंसपाद होता है। लाघव चिन्ह होता है, आपने लिखा बी, इसके बाद बनाया 0, फिर लिखा ए, फिर 0, ऐसे लगाते हो ना, ये लाघव चिन्ह होता है। योजक चिन्ह है बेटा, ये जो इस तरीके से डंडी लगी है ना, ये बेटा आपकी क्या है बेटा, ये आपकी योजक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। गौरव और गाथा के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वो एक्चुअली में योजक चिन्ह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक अनार 100 बीमार, ठीक है। अक्सर होता है एक अनार 100 बीमार, अनार तो एक है, अब बीमार 100 लोग हैं, सबको कैसे दिया जाए, एक एक दाना भी इसे में नहीं आएगा। मतलब एक्चुअली इसको आप जब ढूंढोगे ना ये क्या है और इसका अर्थ क्या है, उसके लिए मैं तोड़ के बता रहा हूँ। वैसे तो देखो क्या है ना, एक अनार 100 बीमार, मतलब एक वस्तु को सभी चाहने वाले हैं, तो उस अवस्था में क्या होता है, और जो अपने आप में पूर्ण होता है, जो अपने आप में पूर्ण होता है वो बेटा आपकी लोकोक्ति होती है।
तो ये अपने आप में एक पूरा पूरा अर्थ रखता है। इसलिए एक अनार 100 बीमार क्या है, एक लोकोक्ति के अंतर्गत आती है। जो लोक में अर्थात संसार में जो उक्तियाँ बोली जाती हैं उन्हें लोकोक्ति बोला जाता है, और एक लोकोक्ति है जो अपने आप में पूरा अर्थ देने का काम करती है। एक अनार 100 बीमार मतलब अनार एक है और 100 लोग उसको प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब वस्तु कोई एक है और प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो एक पूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए लोकोक्ति है। वाक्य तो आप जानते हो, शब्दों का मेल होता है, और एक जो है जब बहुत सारे शब्द मिलते हैं और सार्थक अर्थ बनाते हैं मिल करके, पूरा पूरा एक सार्थक अर्थ बनाते हैं, तो बेटा एक वाक्य बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है मुहावरा क्या होता है, मुहावरा एक वाक्यांश की तरीके ही होता है, मतलब अपने आप में पूरा अर्थ देने का काम नहीं करता है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग होगा तो पूरा पूरा अर्थ दे देगा, नहीं तो नहीं दे पाता। तो यहाँ पर जो प्रश्न है एक अनार 100 बीमार, एक्चुअली इसका राइट आंसर है यह एक लोकोक्ति है। मतलब एक वस्तु को चाहने वाले बहुत हैं और सबको उसकी आवश्यकता भी है। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बेटा आप जानते हो हिंदी में आपके लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, पुरुष जाति का बोध कराने वाला पू का मतलब हो गया पू से पुल्लिंग और पू से हो गया पुरुष। ठीक है, अरे क्या कर रहा है भाई, पू से हो गया, चलो नहीं चला, तो पुरुष जाति का बोध कराने वाला, मतलब अगर पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग में बेटा स्त्री का बोध कराएगा तो पू से पुरुष और स्त्री से स्त्रीलिंग। ठीक है, चलो तो कौन सा कह रहा है कि इस पुल्लिंग में है नाक। नाक 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखो। नाक, नाक दिया गया है, किताब दी गई है, सड़क दी गई है, दही दिया गया है। अब ध्यान से सोचो, नाक आ गई, नाक टूट गई, ठीक है, नाक में चोट लग गई, ये बोलोगे क्या, नाक में चोट लग गया, नहीं बोलोगे, नाक में चोट लग गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर नाक जो है ये आपका स्त्रीलिंग में है। किताब, कैसी किताब, अच्छी किताब, अच्छी कैसी क्या है, स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन विशेषण है तो इसलिए किताब भी स्त्रीलिंग में हो गई। सड़क, बोले कैसी सड़क है, भाई बहु बड़खा बड़ तो नहीं है, बराबर है क्या, तो कैसी क्या है, ये भी बेटा आपका कैसी है या फिर अच्छी है, सड़क बड़ी अच्छी है, अच्छी है क्या है, स्त्रीलिंग का विशेषण है, अच्छा क्या है, पुल्लिंग का विशेषण है। तो वैसे क्या होता है ना, एक्चुअली लिंग की पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप जो भी शब्द दिया गया है उसके पहले एक्चुअली कोई आप विशेषण का प्रयोग करके देख लो। जैसे कि आपका बेटा, मैं तो 2 ही प्रयोग करता हूँ, एक मैं अच्छा प्रयोग करता हूँ और एक मैं अच्छी प्रयोग करता हूँ। अच्छी आपका स्त्रीलिंग के लिए है, अच्छा आपका पुल्लिंग के लिए है। अच्छा अगर फिट कर जाएगा तो पुल्लिंग का उदाहरण हो जाएगा, और फिट नहीं करेगा तो स्त्रीलिंग का हो जाएगा। चेक करके देख लो। अच्छी नाक, उसकी नाक बड़ी अच्छी है, अच्छी मतलब स्त्रीलिंग, हमें चाहिए नहीं, हमें तो पुल्लिंग चाहिए। अच्छी किताब है या स्त्रीलिंग, हमें नहीं चाहिए। सड़क, अच्छी सड़क है, अच्छी दही नहीं बोलोगे, बोले दही बड़ा अच्छा है और अच्छा है तो बस पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, परीक्षा में पहचान करने के तरीके बता रहा हूँ क्योंकि सारे नियम याद तो रहते नहीं है। ठीक है, वीर रस का स्थाई भाव बताना है, स्थाई भाव बताना है। ठीक है, तो वीर रस का बेटा स्थाई भाव बताना है। और अगर बात करें रस की, तो रस का डेडिकेटेड वीडियो बेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है हिंदी के प्लेलिस्ट में, आप जाकर के अध्ययन कर सकते हैं, विस्तार से दिया गया है उदाहरणों के साथ। तो कौन सा है स्थाई भाव वीर रस का, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, मतलब उत्साह की बात कर रहा है यार, रोंगटे खड़े हो जाएं। मतलब वीर रस का जो स्थाई भाव है वो क्या है, उत्साह है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्रोध वाली बात है नहीं, हंसने वाली कोई बात है नहीं, श्रृंगार मतलब रति वाली कोई बात है नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा, भाषा तो जानते हो ना, जो मैं बोल रहा हूँ भैया भाषा ही तो है, हिंदी भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ भाई, वार्तालाप कर रहा हूँ। तो भाषा क्या होती है, मतलब मेरे मन के अंदर कोई भाव हैं, विचार हैं, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो जिस माध्यम का मैं प्रयोग करके आप तक बात को पहुंचा रहा हूं वही बेटा भाषा है। जब तक रहेगी जीवन में आशा, चलती रहेगी ऐसे ही भाषा। ठीक है, उसके माध्यम से लोगों के विचार एक दूसरे तक पहुंचते रहेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है या फिर अक्षर है, व्यंजन है, शब्द है या स्वर है। बेटा वर्ण के अंतर्गत आपके व्यंजन भी आते हैं और वर्ण में आपके स्वर भी आते हैं,
तो अब क्या है ना, शब्द क्या होते हैं बेटा, वर्णों से मिलकर के बनते हैं। तो सबसे छोटी इकाई आपका जो है शब्द तो हो नहीं सकता, पहली बात। वर्ण के अंतर्गत ही स्वर आते हैं तो उसके अंतर्गत आ रहे हैं, और व्यंजन भी उसी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो अब ऑप्शन नंबर ए पर हम जाकर रुक गए हैं। वर्ण कहते हैं या फिर अक्षर के नाम से बेटा जाना जाता है वर्ण को ही। तो राइट आंसर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या अक्षर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा। हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? मैं भारत के हिंदी दिवस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बाकी वैश्विक स्तर पर भी हिंदी दिवस मनाया जाता है, उसके बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक्चुअली में देखें तो इस हिंदी दिवस का मतलब है कि भारत में एक्चुअली में हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, नहीं कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि दो ऑप्शन इसके और दो आंसर इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपके भारत का हिंदी दिवस है, ठीक है। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर बात करोगे, विश्व हिंदी दिवस की बात करोगे, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। मतलब विश्व हिंदी दिवस, अगर आपके प्रश्न में लिखा होता कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, तो बेटा वो 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एक प्रश्न के साथ दूसरा फ्री मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हिंदी दिवस सिर्फ लिखा है, तो इसलिए भारत वाले को टिक करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत का हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सो 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, ठीक है। चलो बेटा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। मतलब बिनु पग, बिना पैरों के चलते हैं, और सुने बिनु काना, कान है नहीं फिर भी सब सुन लेते। पैर है नहीं और चल लेते हैं, कान है नहीं फिर भी सब कुछ सुन लेते हैं। बिनु कर्म करें विधि नाना, और हाथ भी नहीं है फिर भी सारे काम कर लेते हैं। अब आप सोचोगे तो जादूगिरी वाली बात हो रही है, तो इस चौपाई में कौन सा अलंकार है एक्चुअली, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। मतलब सारे काम भी हो रहे हैं और कारण का पता भी हमें नहीं चल रहा। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर होती है बेटा, वहाँ पर आपका विभावना अलंकार होता है। सो 23 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही नहीं है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर्म करें विधि नाना, है ना। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये बेटा विभावना अलंकार का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण के अंतर्गत आता है? बेटा वर्ण को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक आपका अघोष होता है, दूसरा घोष होता है। और घोष को बेटा सघोष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। घोष या सघोष के नाम से जाना जाता है, ओके। तो घोष वर्ण के अंतर्गत कौन आता है एक्चुअली में आपसे वो ये बात कर रहा है। तो अब क्या होता है ना बेटा, 24 नंबर का जो प्रश्न है वो कहता है कि घोष वर्ण में कौन आता है। तो बेटा जो प्रत्येक वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा नंबर वाला, चौथे नंबर वाला और पांचवें नंबर वाला जो वर्ण होता है ना, वो बेटा आपका घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो अब क्या है कि प्रत्येक वर्ग में, अच्छा वर्ग भी नहीं पता होंगे बेटा, हिंदी में आपको जो है 5 वर्ग देखने को मिलेंगे, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग मिलेंगे। एक आपको का वर्ग मिलेगा, दूसरा आपको चा वर्ग मिलेगा, तीसरा आपको जो है टा वर्ग मिलेगा, चौथा ता वाला होगा, पांचवा आपका पा वर्ग होगा। ये जो 5 वर्ग हैं इन्हीं में से आएगा। का वर्ग में का ख ग अंगा, चा वर्ग में च छ ज ज। एक्चुअली ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वर्ण रचना पर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो पड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो बहुत विस्तार से अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर जा करके आप देख लीजिए। और बाकी मैं संक्षेप में थोड़ा बहुत तो बता ही देता हूँ, ये तो आप देख ही रहे हो। टा वर्ग में ट ठ ड आड़ा हो गया, ता वर्ग में तथ ध ना, पा वर्ग में पा फा बा बा मा, ओके, ये सब होते हैं। तो अब क्या है कि प्रत्येक वर्ग का, अब जैसे का वर्ग में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको का भी मिलेगा, खा मिलेगा, गा मिलेगा, घा मिलेगा और अंगा मिलेगा। एक वर्ग का उदाहरण ले लाऊं तो ये मिल गए 5 जो है वर्ण मिल जाएंगे आपको प्रत्येक वर्ग में। अब कह रहा है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा, तो ये देखो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। तो ये 3 4 5 वाले आपके किस में आते हैं,
ये बेटा घोष में आते हैं। तो आप ढूंढ लो यार कौन सा मिलेगा। तो का तो पहले वाला है, ये पहले वाले जो दो होते हैं ना ये बेटा अघोष में आते हैं। किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। और जो बाद के तीन होते हैं वो बेटा घोष में आते हैं। तो ये अघोष, तो का तो अघोष में हो गया कट। टा से टमाटर वाले में जब शुरू करोगे तो टा ठा, तो पहले दूसरे में पड़ जाएगा, पहले में टा पड़ जाएगा, तो ये भी कट हो गया। आगे पा भी पड़ जाएगा, ये भी कट हो गया। दा जो है ना तीसरे नंबर में आएगा, देखो चाहे ता था दा धा ना। अब घोष वर्ण तीन होते हैं लास्ट के, तो वो तीन ये वाले हो गए। दा इसमें शामिल है। यही आपसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेडिकेटेड वीडियो बना है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, नहीं मेरा बस चले तो मैं इतना डिटेल करूँ कि सुबह से शाम हो जाए। ठीक है, परेशान हो जाओगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन शब्द किस प्रकार का विशेषण है? मतलब ये जो प्राचीन एक शब्द दिया गया है एक्चुअली में कह रहा है किस प्रकार का विशेषण है, मतलब कौन सा विशेषण है। क्या गुणवाचक में आता है, परिमाणवाचक में है, सार्वनामिक है, या फिर संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो इसका बेटा अगर राइट आंसर की बात करें तो प्राचीन क्या है, एक्चुअली ये गुण बताने का काम करता है। और जो गुण बताने को काम करते हैं वो बेटा गुणवाचक होते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। गुणवाचक विशेषण है प्राचीन, जो कि आपके सामने दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसका व्यंग संग्रह है? व्यंग किया गया है, तो व्यंग संग्रह किसका है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र। 26 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिए बेटा। भवानी प्रसाद मिश्र का ये एक्चुअली है नहीं, धर्मवीर भारती का भी नहीं है, गुनाहों का देवता वगैरह इनकी है। मैथिली शरण गुप्त का भी नहीं है। हरिशंकर परसाई इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र एक व्यंग संग्रह है और ये हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित है, रचना की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। रचनाएं आपको याद करनी पड़ेंगी भाई। पाठक दिया गया है और इसका आप क्या बनाना चाहते हो? बहुवचन बनाना चाहते हो। मतलब ये जो पाठक दिया गया है ना, इसका मुझे बहुवचन बनाना है, तो इसके साथ में क्या लगा दूं जिससे कि बढ़िया मेरा काम चल जाए और बहुवचन मेरा बन के तैयार भी हो जाए। ठीक है, तो पाठक के साथ समूह लगाना उचित होता नहीं है। पाठक के साथ में एक्चुअली गण जोड़ देने से बढ़िया बन जाता है। तो पाठक गण, श्रोता गण, ठीक है, बहुवचन बन जाएगा। तो गण जुड़ा है क्या? इसमें समूह लगा है, इसमें जन लगा है, इसमें लोग लगा है, गण आपके ऑप्शन नंबर डी में लगा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पाठक गण बहुवचन हो जाएगा आपके पाठक का। ठीक है, चलो ये प्रश्न भी आपके सामने समाप्त हो चुका है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है बेटा, अभिराम और अविराम शब्द का जो है सही अर्थ का चुनाव करना। एक्चुअली ये अर्थ दिए गए हैं। अभिराम का मतलब क्या होता है, अविराम का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर मतलब बता देता हूँ, फिर आप ऑप्शन में ढूंढ लेना। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। वाह क्या सुंदर है, अभिराम है। और अविराम, विराम का मतलब होता है रुकना, और अविराम का मतलब बिना रुके। बिना रुके का मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो लगातार। ठीक है बेटा, लगातार। ओके, मैं तो लिख ही रहा हूँ, ठीक है, ये भी लिख रहा है। ओके, तो लगातार हो गया और सुंदर हो गया। तो ऑप्शन में जाओगे, लो बहुत बढ़िया रहा बेटा, ये तो आपके ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में पहले वाले का अर्थ क्या है बेटा? सुंदर है, और दूसरे वाले का लगातार है। अब इसमें क्या किया, लगातार पहले रख दिया, सुंदर बाद में। देखो घुमा के उल्टा करके रख दिया है, आप उल्टा सुल्टा मत जाना। ठीक है, अभिराम का मतलब क्या है? सुंदर। अविराम का मतलब होता है लगातार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उन्मुख का विलोम बताना है। उन्मुख दिया गया है, एक शब्द है, इसका विलोम बताना है। विलोम का मतलब होता है विपरीत अर्थ। ठीक है, विपरीत अर्थ जिसका हो, जिस भी शब्द का मतलब विपरीत अर्थ जो भी होगा वो किसी भी शब्द का विलोम होता है। मतलब कोई शब्द दिया गया, उसका विपरीत कर दिया। अरे मैंने बोला सीधे चलो, तुम कह रहे हो नहीं उल्टा चलो, हो गया। तो उन्मुख का होता है बेटा विमुख। क्या होता है? विमुख। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। उन्मुख का बेटा विलोम विमुख होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो बाकी भैया सब के सब कट हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने और लास्ट प्रश्न आपके सामने बेटा, सार्वनामिक विशेषण किससे बनते हैं? बेटा ध्यान से देखना, नाम क्या है? सार्वनामिक। यार सार्वनामिक का मतलब होता है इसमें सर्वनाम की बात कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि विशेषण बना रहा है। विशेषण क्या करता है बेटा? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने का काम करता है, वो विशेषण होता है।
ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, ऐसा सर्वनाम जो विशेषण का काम करे वो सार्वनामिक विशेषण होता है। मतलब सर्वनाम है लेकिन फिर भी विशेषता बतलाने का काम कर देगा तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और सार्वनामिक विशेषण बनेंगे किससे, तो भैया बनेंगे सर्वनाम से। सर्वनाम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं रिपीट बार बार इसलिए कर देता हूं ताकि मेरे बच्चे अच्छे से समझ पाएँ। तो वीडियो बेटा आपका समाप्त हो चुका है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं, ठीक है, किसी डेडिकेटेड टॉपिक के विषय में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। भाई जब वार्तालाप कर दोगे ना तभी तो आगे बात बढ़ेगी। अब आप भी चुप रहोगे, हम भी चुप रहेंगे तो फिर काम बनेगा नहीं, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। अपनी तैयारी को धार देते रहिए और मौका मत चूकिए। एक सीट अपनी पक्की कीजिए और अपने सपनों को उड़ान देने का काम कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।